हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम भाग 2 जिसमें कि नागरिकता है और ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, सिटीजनशिप। तो हम इसका आर्टिकल नंबर 5 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मतलब कि ये नागरिकता देने का एक आर्टिकल है। इसमें ये कहा गया है कि जो भारत में जन्मा था, यानी कब तक? जब तक संविधान बना था हमारा, तब तक अगर कोई भी भारत में जन्मा था, वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। या जिसके माता पिता में से कोई एक भी भारत का क्या हो? भारत का नागरिक रहा हो या भारत में जन्मा हो, कोई भी माता पिता में से कोई भी। और उसके अलावा था कि संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक रहा हो। तो हमने बताया पहला कि जो भारत में जन्मा हो संविधान बनने से पहले, ठीक है, या उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो, या हमने बताया कि संविधान के प्रारंभ होने से कोई ठीक पहले अगर जन्मा नहीं है कोई भी और ठीक पहले 5 वर्ष तक रहा हो, तो वो क्या है? भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो मतलब अगर वो कोई भारत में जन्मा हो तो भी भारत का नागरिक होगा आर्टिकल नंबर 5 के तहत। और उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो तो भी भारत का नागरिक होगा। या अगर जन्मा नहीं है और वो 5 साल तक अगर रहा है संविधान बनने के, तो हम क्या कहेंगे कि वो भारत का नागरिक है। तो आर्टिकल नंबर 5 में यही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, संविधान के स्रोत जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और इस एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप यूपी की नागरिकता नहीं लेते, अपितु तो आप भारत की नागरिकता लेते हैं। यानी पूरे भारत में आपको बसने की आज़ादी है। आप अगर एमपी में भी जाएंगे तब भी आपको क्या सिटीजन जो आप माने जाएंगे तो भारत के माने जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से किसी भी राज्य में बसने की आज़ादी होती है। यानी हमारे पास या एक राज्य की और एक केंद्र की लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही नागरिकता पूरे देश में काम करती है। उस तरीके से ब्रिटेन में भी होता है, बट यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में राज्य की अलग से लेनी होती है और देश की अलग से लेनी होती है। ठीक है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल नंबर 5 हो गया। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 6 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता हम देंगे। पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले। अब कौन आने वाले? जो 19 जुलाई 1948 तक भारत में के बाद भारत में आया 1948 में, कब के बाद? 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर भारत में आया हो तो हम उसको क्या कह देंगे कि ये हमारे देश का नागरिक है। अगर कोई पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1949 को अगर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो हम उसको भारत का नागरिक समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या है? ये तो पाकिस्तान से आने वाला था और ये पाकिस्तान को जाने वाला। पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो तो हम उसकी जो नागरिकता है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 मार्च 1947 के बाद वो वापस आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हाँ, अगर वो ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत में वापस लौट आता है
तो हम उसको कब मानेंगे, जो हमने ये डेट दी है 19 जुलाई 1948 को समझेंगे या उसके बाद का समझेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है। अगर कोई 1 मार्च 1947 से पहले चला गया और उसके बाद में वापस आता है तो, ठीक है, यहाँ तक 7वां हमारा हो गया। 8वां, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई दोनों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो भारत से किसी अन्य देश गए होंगे, तो अनुच्छेद 8 उन्हीं के बारे में है। वो ये कहता है कि भारत से बाहर जाने वाले लोग, भारत से बाहर जाने वाले लोग, उनको नागरिकता के बारे में इसमें क्या प्रावधान है कि सिंपल है कि अगर कोई दूसरे देश में चला जा रहा है तो उसकी नागरिकता हम नहीं देंगे, यानी वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 9, इसमें है कि कोई विदेश की अगर नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की जो नागरिकता है वो स्वतः खत्म हो जाएगी कि नहीं। अगर कोई विदेश की नागरिकता ले लेता है, विदेश की नागरिकता लेने पर यहाँ का वो क्या समझा जाएगा, नागरिक नहीं समझा जाएगा, यहाँ की खत्म हो जाएगी और वो क्या है, स्वतः खत्म हो जाएगी उसकी यहाँ की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 9 हो गया। अनुच्छेद 10 समझते हैं, आर्टिकल नंबर 10। इसमें कह रहा है कि नागरिकों की जो नागरिकों के जो नागरिकता संबंधी जो अधिकार हैं वो प्रॉपर बने रहेंगे। नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, इसके बारे में किसमें है, आर्टिकल 10। अब आर्टिकल 11 देखते हैं, तो 11 में क्या है कि अगर नागरिकता पर कोई कानून बनाना हो तो वो कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। और यही बात आर्टिकल नंबर 11 में कही गई है। तो आर्टिकल नंबर 11 में है कि संसद क्या है, नागरिकता पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। और इसीलिए क्या किया कि संसद ने संविधान नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लेके आई। कौन लेके आएगा, संसद लेके आएगा, क्योंकि संसद को क्या है, कानून बनाने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 11 के तहत। ठीक है, तो क्या होता है कि 7 जनवरी 2019 को एक कानून पास करते हैं संसद से, जिसको हम नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। और ईयर का नाम हो जाएगा 2019, क्योंकि ये 2019 में पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में ये याद रखेंगे कि ये जो संशोधन है ये संविधान में संशोधन नहीं है, ये नागरिकता में ही था, जो उसी में संशोधन किया गया है। तो वो अधिनियम कब का था, वो था 1955 का। 1955 का जो अधिनियम है उसी में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया है। उसी को हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 368 के तहत ये 368 के तहत ये संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इसका रीजन, क्योंकि ये साधारण बहुमत से पास होगा। और मैंने बताया कि साधारण बहुमत से अगर कोई भी एक्ट पास हो रहा है तो वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। तो ये संशोधन किस में हुआ है, अधिनियम में, ना कि ये संविधान में। ठीक है, और ये कब पास किया गया, ये पूछ सकता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। 7 जनवरी 2019 को ये पास किया गया। अब इसमें प्रावधान क्या किया गया था वो हम आपको बताते हैं। प्रावधान ये था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो एक कंट्री है बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी हैं बांग्लादेश, दूसरा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और आपका सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान। ये 3 कंट्री, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, इन कंट्री में अगर कोई भी नॉन मुस्लिम है, यानी नॉन मुस्लिम कौन, जैसे आपका कोई हिंदू है, ठीक है, याद रखेंगे हिंदू का नाम ले रहा हूं, सिख है,
ठीक है। सिख के अलावा जैन हैं, बौद्ध हैं और ईसाई हैं और पारसी हैं। ये लोग अगर इस देश में रह रहे हैं, इन तीनों देश में किसी में भी, ठीक है, और ये लोग 31 दिसंबर 2020 तक, है ना, अगर भारत आ गए हों, अगर ये लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, कौन, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और धर्म, वो सॉरी पारसी, है ना, तो याद रखेंगे कौन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो कितने धर्मों की बात हो रही है? 6 धर्मों की बात हो रही है। कितने देशों की बात हो रही है? 3 देशों की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक अगर ये लोग हमारे देश में आ गए हों तो हम इनको क्या कर देंगे? नागरिकता दे देंगे। वैसे नागरिकता देने का प्रावधान ये है कि 12 वर्ष तक हमारे देश में रहना होगा, लेकिन इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था और ये 6 वर्ष तक ही हमारे देश में रह लिए, उसी से हमने इनको नागरिकता दे दी। और कब तक ये आ गए? 31 दिसंबर 2020 तक आ गए। तो ये जो संशोधन आया था जिस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ, ये नागरिकता छीनने का अधिनियम नहीं था, ये नागरिकता देने का अधिनियम था। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो अनुसूचियों में दिए हुए हैं ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और अगर नागालैंड है, जैसे नागालैंड और मिजोरम, ये इन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इन पर लागू नहीं होगा। तो 3 राज्य ये हो गए। इसके अलावा एक और बात कही गई कि जो जनजातीय क्षेत्र है ना, उनमें भी लागू नहीं होगा। तो वो कौन से राज्य के हैं? वो हैं आपके असम है, असम के जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा, मेघालय के में लागू नहीं होगा, त्रिपुरा के में भी लागू नहीं होगा। और एक राज्य जो यहाँ पर भी रिपीट हुआ है वो है मिजोरम, मिजोरम। तो इस लिहाज से मिजोरम यहाँ पर भी है, पूरे देश में लागू नहीं हो रहा और इनके जनजातीय क्षेत्र में भी लागू नहीं हो रहा। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, मिजोरम और मिजोरम। तो क्वेश्चन में अगर कभी आता है तो हो सकता है 3 की जगह वो 4 दे दे, तो मिजोरम वहां पर कॉमन हो सकता है। ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्र पर वहां पर भी लागू नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, मिजोरम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह इसको रिपीट किया गया है। ठीक है। अब एक ये हमने जो आर्टिकल्स देखे हैं, इसके बाद हम इसी से संबंधित एक समझते हैं। एंग्लो इंडियन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एंग्लो इंडियन क्या है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन समझते हैं। एंग्लो 15 इंडियन क्या अगस्त होता को है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, है ना, तो बहुत सारे अंग्रेज चले गए। वैसे तो सभी अंग्रेज चले गए थे, लेकिन कुछ अंग्रेज जो थे वो भारत, ठीक है, में रह गए, चले। तो जो रह गए वो भी एंग्लो इंडियन माने जाएंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो भी एंग्लो इंडियन माने जाएंगे। ठीक है, तो या तो उनके, भाई रहेगा कौन यहाँ पर, देश से लगाव भारत से किसको होगा? या तो उनके माँ या उनके पिता में से कोई एक भारतीय होगा, तभी तो देश से लगाव होगा, और वही लोग रह गए फिर यहाँ पर। तो उनकी जो संतानें होंगी वो भी क्या मानी जाएंगी? एंग्लो इंडियन मानी जाएंगी। ठीक है, एंग्लो इंडियन। बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है कि एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होगा जिसके मम्मी या पापा में से कोई भी एक अंग्रेज था या यूरोपीय कंट्री का था। ठीक है, उसको हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। हालांकि जब संविधान में इसके बारे में जब परिभाषा दी गई है तो उसमें पिता पक्ष का भी कहा गया है कि केवल पिता पक्ष का अगर कोई व्यक्ति, उनका पिता जो है वहाँ का यूरोपीय कंट्री का है, तब हम उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो ये जो परिभाषा दी गई है, ये 366 एक आर्टिकल है जिसका सब आर्टिकल 2 आएगा 366 का, उसमें ये परिभाषा दी गई है। तो एंग्लो इंडियन की परिभाषा अगर कभी पूछ लेता है तो 366 में आती है। ठीक है, एंग्लो इंडियन की। इसके बाद एक और चीज याद रखेंगे कि 331 जो आर्टिकल है, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि लोकसभा में 2 सीटें इनकी आरक्षित की गई हैं, इनका प्रतिनिधित्व रखा गया है, किसका? एंग्लो इंडियंस का, 331 आर्टिकल के तहत। लेकिन ये
जब इनका प्रतिनिधित्व रखा गया, ये अभी-अभी करंटली इनको खत्म कर दिया गया है। यानी विधानसभा में 1 हुआ करता था, इसको भी खत्म, और लोकसभा में 2 हुआ करते थे, ये भी खत्म। ठीक है? ये दोनों खत्म कर दिए गए। अब हमारी लोकसभा या विधानसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात याद रखेंगे कि 16वीं जो लोकसभा रही है, 16वीं लोकसभा, इसके एंग्लो इंडियन पूछ सकता है। इसके एंग्लो इंडियन थे, 2 हैं, मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा में कितने थे? 2 एंग्लो इंडियन। तो 2 में से एक तो थे प्रोफेसर रिचर्ड, और दूसरे थे, ये तो पहले नंबर के हो गए, और दूसरे जो एंग्लो इंडियन हैं वो एक्टर हैं, जॉर्ज बेकर। जॉर्ज बेकर। ये एक्टर कौन सी फिल्मों के हैं? जैसे असमिया मूवी ये बनाते थे, और बंगाली फिल्म भी बनाई है उन्होंने, बंगाली, है ना? अब एक बात बताइए, जब इनके मम्मी या पापा में से कोई अंग्रेज होगा तो ये भी अंग्रेज जैसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? है ना? तो अंग्रेज जैसे ही दिखते हैं। मैं आपको ये जो जॉर्ज बेकर है ना, जो असमिया और बंगाली फिल्मों में काम करते थे, तो इनका एक वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यही है जॉर्ज बेकर। गौर से देखिए इनको, जॉर्ज बेकर, बंगाली बेकर, बंगाली फिल्म अभिनेता। ठीक है? ये हमने एंग्लो इंडियन को समझ लिया। अब हम समझते हैं एनआरआई। एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंस इंडियन। ये अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश का पासपोर्ट है उसके पास में, लेकिन वो विदेश भी जाया करता है, किसी अपने ऑफिस के काम से, किसी व्यापार के काम से, किसी भी काम से, और वो साल में 182 दिन तक लगभग रहता है। 182 दिन तक अगर साल में कहीं बाहर ही रहता है, दूसरे देशों में रहता है ना, और पासपोर्ट हमारे यहाँ का है, उसी को हम एनआरआई कहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सब लोग ज़्यादातर 182 दिन से ज़्यादा ये लोग विदेशों में रहते हैं, तो हम इनको एनआरआई कहते हैं। ठीक है? जिनके पास में वैध जो है एक सर्टिफिकेट भी होगा, पासपोर्ट भी होगा, है ना, और जो नौकरियों के लिए कंपनियां भी इनको भेजती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपनी एम्प्लॉयज़ को विदेशों में भेजती हैं, तो हम उनको एनआरआई कहते हैं। ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने क्या किया? 18 अगस्त 2000 को, 18 अगस्त 2000 को एक समिति बनाई, और उनका नाम था लक्ष्मी मल सिंधवी। इन्हीं के नाम से एक समिति बनाई, और उन्होंने कहा कि आप जो है एनआरआई पर हमें अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करिए। ठीक है? तो इन्होंने रिपोर्ट जो बना के दी थी वो 8 जनवरी 2002 को रिपोर्ट दी, और इन्होंने कहा कि देखिए 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी 2003 से, है ना, उन्होंने कहा कि पहली बार जब 9 जनवरी आएगा ये, तो हम 9 जनवरी को हम जो है एनआरआई डे मनाएंगे। एनआरआई डे, तो एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को ही भारत में वापस लौट कर आए थे गांधी जी, इसीलिए 9 जनवरी को इन्होंने सेलेक्ट किया कि हम 9 जनवरी को ही अप्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। ठीक है? ये हो गया एनआरआई का। ठीक है? और ये जो एनआरआई डे है, ये हर साल नहीं मनता है, ये प्रति 2 वर्ष पर मिलता है, 2 वर्ष पर मनाते हैं इसको। एनआरआई डे प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। इसके बाद आप एक बात याद रखेंगे, एक शब्द जो है वो है डायस्पोरा। डायस्पोरा, डायस्पोरा, ये क्या है?
कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो डायस्पोरा क्या है? डायस्पोरा होता है कि जो भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, जो मैं अभी आपको बता रहा था एनआरआई, अगर कोई व्यक्ति बाहर काम से जाता है और वो बाहर ही जाकर के बस जाता है, स्थायी या अस्थायी रूप से वो रहने लग जाता है हमारे देश का, लेकिन वो चला गया बाहर, या किसी भी देश का हमारे देश में आकर रहने लगा, उसी व्यक्ति को, है ना, वो कौन हो सकता है? वो व्यवसायी, यानी कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, साइंटिस्ट बहुत जाते हैं अमेरिका, है ना, कोई कोई कारीगर भी हो सकता है, कोई स्पेशल है किसी चीज़ में, ये सब लोग, तो इन सब लोगों को हम बोलेंगे क्या? डायस्पोरा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। ये स्थायी भी हो सकते हैं और ये अस्थायी भी हो सकते हैं। डॉक्टर में आप देखो माधुरी दीक्षित का जो हस्बैंड है ना, ये सब लोग। बाकी चलिए, डायस्पोरा हो गया आपका। डायस्पोरा के बाद एक शब्द और है, रेमिटेंस। ये क्या होता है? रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या है कि जब कोई प्रवासी जो होता है, यही लोग जो एनआरआई के रूप में बाहर चले गए या अपना काम, बिजनेस के काम से अपने बाहर चले गए हैं हमारे देश के, तो वो अपने घर पे कुछ पैसे भी तो भेजते हैं। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को कुछ पैसे भेजता है, या तो भाई ऑनलाइन भेज सकता है, वो बैंक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट भेज सकता है ना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकता है, वो किसी भी माध्यम से अगर अपने परिवार को, अपने घर पैसे भेजता है, तो जो मनी भेज रहा है ना, मनी, इस मनी को ही हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस वो भेजा हुआ पैसा होता है उन लोगों के द्वारा जो हमारे ही देश के हैं, लेकिन अपने किसी काम से, अपने किसी व्यापार के काम से, नौकरी के काम से वो कहाँ गए हुए हैं? विदेश, और वहां से अपने लोगों को पैसा भेज रहे हैं, वही रेमिटेंस है। ठीक है, आपको पता होगा आधार कार्ड कौन बनाता है? आई थिंक आपको पता होगा आधार कार्ड कौन बनाता है। तो आधार कार्ड बनाता है UIDAI। ठीक है, ये जो आधार कार्ड बनाता है, वैसे आपका आधार कार्ड भी होगा। अभी एक नई उन्होंने स्कीम भी लॉन्च की है कि आप अपना आधार कार्ड उसको, जो प्लास्टिक का नया वाला आने लगा है, उसको भी बनवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल का है, इससे कम का है ना, 5 साल से कम का कोई अगर बच्चा है, तो इन्होंने एक स्कीम लागू की कि 26 फरवरी 2018 से किसी भी बच्चे का आधार कार्ड बनवाइए, तो वो आधार कार्ड किस कलर का होगा? वो नीले रंग का आधार कार्ड होगा, नीले रंग का। और इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं बाल आधार कार्ड, बाल आधार कार्ड। अगर आप लोगों के घर में कोई बच्चा है जो 5 साल से कम का है, मिनिमम 5 इयर्स है, तो आप उसका आधार कार्ड जरूर बनवाएं। इसके कई फायदे होते हैं। फायदा ये है कि बच्चे के साथ अगर कभी ऐसा ना हो कि अगर बच्चा कभी खो जाता है, और जिसके भी पास वो बच्चा पहुंचता है, अगर वो थोड़ा सा भी समझदार है, तो उसके फिंगरप्रिंट जो होते हैं ना, तो यानी वो जन सेवा केंद्र पर ले जा सकता है उसको, और उसकी फिंगरप्रिंट वहां पर लगवा करके ये चेक करवा सकता है। अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना, इसलिए आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बाल आधार कार्ड बनेगा, नीले रंग का होगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो ज़रूर बनवाएं। ठीक है, बेनिफिट आपको मैंने बता दिया है। तो सिटीजनशिप से संबंधित जो आर्टिकल थे, जो पॉइंट्स थे, जो शब्द थे, जैसे कि एंग्लो इंडियन हो गया, है ना, रेमिटेंस हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसमें हम प्रॉपर तरीके से मौलिक अधिकारों को समझेंगे, और मौलिक अधिकार को एक एक आर्टिकल और उसका सब आर्टिकल, सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करेंगे और समझेंगे भी। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम इन आर्टिकल्स को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ज़रूरी ज़रूरी आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ तक सब्र रखना है और इत्मीनान से इनको पढ़ना है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।